हेलो डियर चिल्ड्रन। सोशल साइंस में आज हम सिविक्स पोर्शन में से चैप्टर नंबर 7 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, और ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 32 पे है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में, गवर्नमेंट के फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है किस तरह से बना हुआ होता है और उनके फंक्शन क्या होता है, उसका हेड कौन होता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो यानी कि भारत, ठीक है, जो एक क्या है, कंट्री है, वो किससे बना हुआ है, अलग अलग स्टेट से बना हुआ है। यानी कि पूरे कंट्री को, पूरे इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। यानी कि कितने स्टेट्स में, 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसलिए इंडिया को हम क्या कहेंगे, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहेंगे। ठीक है। द यूनियन एंड स्टेट्स हैव देयर ओन गवर्नमेंट्स। अब जो है यूनियन जो और स्टेट, जो यूनियन जो सेंटर और स्टेट का, उनका अपना ही गवर्नमेंट होता है, उनका अपना गवर्नमेंट होता है। ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट करके दिखाने के लिए कुछ होते नहीं है कि ये लो जी इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट, इस तरह से नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ पीपल होता है विच हैज़ द पावर और अथॉरिटी टू गवर्न अ स्टेट और गवर्न अ कंट्री। गवर्नमेंट जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनके पास वो पावर होता है, जिनके पास ये अथॉरिटी होता है कि वो एक स्टेट को और एक देश को चलाए। ठीक है। अब गवर्नमेंट्स को, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो है उनका अपना जो गवर्नमेंट होता है, यूनियन और स्टेट का अपना अपना गवर्नमेंट होता है। और जो ये यूनियन टेरिटरीज होता है वो डायरेक्ट सेंटर के अंडर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यूनियन टेरिटरीज को हैंडल करते हैं। समझ में आया, डायरेक्टली हैंडल करते हैं। समझ में आया। जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो है वो डिफाइन करते हैं उनके अथॉरिटी को। किसके अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को हम बताते हैं हमें। ठीक है। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने बताया था कि देयर आर हाउ मेनी लिस्ट, 3 लिस्ट, 3 लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट करके। अब जो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी टॉपिक आते हैं, उस पे किसका अधिकार होता है, किसका अथॉरिटी होता है, उस पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है। और स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी टॉपिक आता है, उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है, उसका पावर होता है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी टॉपिक आते हैं, उस पे यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अथॉरिटी होता है, यानी कि दोनों का पावर होते हैं। समझ में आया। अब हम देखते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। It is very difficult to conduct the administration of a vast area having different social and economic background through centralized authority. Therefore, for administrative convenience and efficiency, India is divided into 28 states and 9 union territories. इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत बड़ा कंट्री है। यानी कि अगर हम मैप में देखते हैं, ये है इंडिया, ये इंडिया का मैप है। ठीक है। अब ये जो है ये न्यू दिल्ली है, जहाँ पे क्या है, हमारा मेन है, जो हमारा कैपिटल सिटी है। अब अगर पूरे कंट्री को, पूरे होल एरिया को, पूरे कंट्री को सिर्फ यहाँ से मेन ऑफिस जो है सिर्फ यहाँ पे होंगे और बाकी कहीं भी नहीं होंगे, तो यहाँ से पूरे कंट्री को संभालना, हैंडल करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। यहाँ का मौसम जो है कुछ और होता है, यहाँ के इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो है कुछ और होता है, यहाँ का कल्चर कुछ और होता है, और यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ का मौसम कुछ और होता है, यहाँ का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ और होते हैं, यहाँ के लोग कुछ और, जो लोगों के जो कल्चर जो होता है वो कुछ और होता है। उसी तरह से सेम जो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अब जो है ऐसे डाइवर्स बैकग्राउंड को एक ही जगह से, न्यू दिल्ली से, यानी कि एक ही जगह से जो न्यू दिल्ली से जो है पूरे एरिया को संभालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए, अच्छी तरह से पूरे कंट्री को संभालने के लिए अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये जो स्टेट जो है, ठीक है, द स्टेट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो स्टेट जो है उसको फिर से डिस्ट्रिक्ट में करके फिर से डिवाइड किया गया है। फिर डिस्ट्रिक्ट को फिर से डिवाइड करेंगे, फिर उसको फिर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्टेट सेक्रेटेरिएट, अब स्टेट सेक्रेटेरिएट जो है वो क्या होता है वो देखो। The executive function of the government are divided into various departments। जो गवर्नमेंट का जो फंक्शन जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। अब पूरे गवर्नमेंट को जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है। मान लो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और अलग डिपार्टमेंट है। अब हर एक डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर होगा। हर एक डिपार्टमेंट जो है एक इंसान के अंडर आएगा, चार्ज के अंडर आएगा। वो कौन होता है? वो मिनिस्टर होता है। यहाँ पे एक मिनिस्टर रखा जाता है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक मिनिस्टर रखा जाता है। एक मिनिस्टर को, एक ऑफिसर को रखा जाता है, और वो मिनिस्टर जो है वो पॉलिटिकल हेड होता है, यानी कि लोग उसको वोट के ज़रिए इलेक्ट करते हैं। अब जब इलेक्शन होगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए एक मिनिस्टर को रखा जाएगा, ठीक है। तो अब ईच डिपार्टमेंट हैज़ ए सेक्रेटरी who is the principal advisor to the minister। अब हर एक मिनिस्टर को, यहाँ पे भी एक मिनिस्टर है, यहाँ पे भी एक मिनिस्टर है, यहाँ पे भी एक मिनिस्टर है। अब उनको एडवाइस करने के लिए, इस इंसान को, इस मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए एक इंसान को रखा जाता है, एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरी। क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है। मिनिस्टर को एडवाइस करने के लिए, उसके काम में मदद करने के लिए, एडवाइस करने के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। समझ में आया? द सेक्रेटरी इज ऑफिसर फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और वो जो सेक्रेटरी होता है, जो मिनिस्टर का एडवाइज़र होता है, वो कहाँ से आता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि IAS ऑफिसर होता है, IAS ऑफिसर होता है, ठीक है। अब सेक्रेटरी को भी असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं। समझ में आया? अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। द ऑफिस ऑफ दिस सेक्रेटरीज इज कॉल्ड सेक्रेटेरिएट। अब इन सारे सेक्रेटरीज का जो ऑफिस होता है ना, उसको बोलते हैं सेक्रेटेरिएट। समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। डिस्ट्रिक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है। देयर आर 718 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। राइट नाउ एट प्रेजेंट इंडिया में कितने हैं? 718 डिस्ट्रिक्ट्स है। ये जो नंबर्स जो है वो चेंज होता रहेगा, इट्स कीप चेंजिंग, ठीक है। नंबर्स जो है चेंज होता रहेगा, कम या ज़्यादा होता रहेगा। जो आपके बुक में जो है नंबर जो है कुछ और है, ठीक है। हमें जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें चलना है। ईच डिस्ट्रिक्ट इज़ अंडर अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं।
और डिस्ट्रिक्ट जो है उसको फिर से डिवाइड किया गया है सब डिविजनल में, ठीक है। और सब डिवीज़न का जो हेड होता है उसको सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं। फिर सब डिवीज़न को फिर से डिवाइड किया गया है किस में, तहसील में। तहसील का जो हेड होता है उसको कहते हैं तहसीलदार। तहसील को फिर से डिवाइड किया गया है ब्लॉक में, और ब्लॉक का जो हेड होता है उसको कहते हैं कानूनगो। और जो ब्लॉक को फिर से डिवाइड किया गया है विलेजेस में, और जो विलेजेस का जो हेड होता है वो होता है पटवारीस, ठीक है। एक मैंने पैरामिड बनाया हुआ है आप लोगों को समझ आने के लिए, ठीक है। अब ये देखो, ये है यूनियन गवर्नमेंट या सेंटर। जो सेंटर जो होता है ना, जो मेन है, पूरा सेंटर जो है वो है ये। और ये यूनियन यानी कि ये सेंटर का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये कौन है, ये सेंट्रल है, यानी कि ये टॉप मोस्ट पे जो है सेंटर, ठीक है। सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है, और इसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। फिर पूरे सेंटर को यानी कि पूरे कंट्री को, पूरे यूनियन को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, और स्टेट का जो हेड होता है वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, यानी कि हम सीएम बोलते हैं, ठीक है। फिर स्टेट्स को फिर से डिवाइड किया गया है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, समझ में आया। फिर डिस्ट्रिक्ट को फिर से डिवाइड किया गया है सब डिवीज़न में, और सब डिवीज़न का जो हेड होता है उसको कहते हैं सब डिविजनल ऑफिसर। फिर सब डिवीज़न को फिर से डिवाइड किया गया है अलग अलग तहसील में, और तहसील का जो हेड होता है उसको कहते हैं तहसीलदार, ठीक है। फिर तहसील को फिर से डिवाइड किया गया है ब्लॉक में, और ब्लॉक का जो हेड होता है उसको कहते हैं कानूनगो। और ब्लॉक के अंडर जो है क्या आते हैं, विलेजेस यानी कि गांव, ठीक है। और गांव का जो हेड होता है वो होता है पटवारी। अब देखो, अब ये पूरे टॉप पे आता है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। ऑब्वियसली जो स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, जो सेंटर गवर्नमेंट जो होता है, सॉरी, और जो सेंटर गवर्नमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी होता है, उनके पास ज़्यादा पावर भी होता है, ज़्यादा अथॉरिटी होता है, क्योंकि इसने क्या करना है, पूरे कंट्री को संभालना है, गांव तक संभालना है। फिर उसके बाद जो है स्टेट होता है, स्टेट के पास उतना पावर नहीं होता है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं होता है, ठीक है। फिर स्टेट को डिवाइड किया है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट जो है उससे स्टेट से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि उनके पास भी उतना पावर नहीं होगा जितना स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। उसी तरह से डिस्ट्रिक्ट को फिर से डिवाइड करेंगे सब डिवीज़न में, फिर तहसील में, फिर ब्लॉक में, फिर विलेजेस में, ठीक है। अब जो है इस तरह से क्यों रखा गया है, ताकि पूरे कंट्री को यहाँ तक, ऊपर से लेके यहाँ तक नीचे तक जो है सबको क्या मिले, बराबर का हक मिले, राइट मिले, सारे इक्वली डेवलप करें, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो जो ये मेन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कहाँ पे है, दिल्ली में है। अगर सिर्फ यहीं पे दिल्ली में ही गवर्नमेंट है, बाकी कहीं भी कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑफिसर्स नहीं है, तो हमें सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर हमें यहाँ जाना पड़ेगा, इसके पास जाना पड़ेगा, तो कितना मुश्किल होता होगा। तो हम अपने छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो है हम अपने लेवल पे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है, दूर दूर तक हम नहीं जाते हैं। तो ये किसके लिए कन्वीनियंस, ये किसके कन्वीनियंस के लिए, लोगों के कन्वीनियंस के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए, लोगों के आरामदायक के लिए इस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट जो है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो जो है अब ये विलेज तो गांव हो गया, एक गांव, दो गांव, तीन गांव, ठीक है, गांव हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे, कहीं सारे गांव मिलके बनेंगे ब्लॉक, कुछ ब्लॉक मिलके बनेंगे तहसील, कुछ तहसील मिलके बनेंगे सब डिवीज़न, कुछ सब डिवीज़न मिलके बनेंगे डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मिलके बनेंगे स्टेट, और बहुत सारे स्टेट्स मिलके बनेंगे एक कंट्री, यानी कि एक सेंटर, एक कंट्री, एक देश बनेगा। समझ में आया? ये हो गया है
गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस तरह से डिवाइड किया जाता है। और हर एक जो डिवीज़न जो है एक इंसान के चार्ज के अंडर रखा जाता है, ताकि वो इंसान जो है जिस डिवीज़न का वो इंचार्ज है उसको आराम से संभाल पाए, उसके आराम से देखभाल कर पाए, इसलिए। ठीक है। अब आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन हुआ? डिस्ट्रिक्ट का हेड हुआ, है ना, डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हुआ, उसको हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट जो हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। कलेक्टर फंक्शन इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, अलग अलग उसमें वो कैपेसिटीज़ में वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। जैसे एज अ कलेक्टर भी वो काम करते हैं, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी वो काम करते हैं, एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी वो काम करते हैं, एज अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी वो काम करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि the collector is responsible for the collection and recovery of land revenues and dues of the government। जो कलेक्टर का जो फंक्शन होता है सेम आदमी होता है, सेम इंसान होता है, मगर उसके फंक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग। जैसे कि एज ए कलेक्टर वो देखते हैं रेवेन्यू के बारे में, रेवेन्यू, लैंड जो रेवेन्यू होता है ना, टैक्स, वो सारा वो देखते हैं। ठीक है। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसका? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए उनकी मदद करता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है, एज अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो क्या करता है? कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिपार्टमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट के हर एक डिपार्टमेंट्स के सारे एक्टिविटीज़ को वो हैंडल करते हैं। ठीक है। सब डिविजनल ऑफिसर, उसके डिस्ट्रिक्ट को मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट को किस में डिवाइड किया हो गया है? सब डिवीज़न में। और सब डिवीज़न का हेड कौन होता है? सब डिविजनल ऑफिसर होता है। ठीक है। अब देखो, सब डिविजन्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर अंडर द चार्ज ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिवीज़न जो है वो किसका इंचार्ज होता है? उसका इंचार्ज कौन होता है? सब डिविजनल ऑफिसर होता है। और वो कहाँ से आता है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है एग्ज़ाम पास करके उसमें सेलेक्ट होके फिर वो आता है। ठीक है। फिर आता है तहसीलदार। ठीक है। तहसीलदार जो है वो किसका इंचार्ज होता है? तहसील का। ठीक है। मैंने आपको बताया सब डिवीज़न को फिर से डिवाइड किया गया है अलग अलग तहसील में, और जिसका इंचार्ज होता है तहसीलदार। ठीक है। द सब डिवीज़न आर डिवाइडेड इनटू तहसील अंडर तहसीलदार। तहसीलदार के अंडर जो तहसीलदार की मदद करता है कौन? नायब तहसीलदार। तहसीलदार कौन सा कहाँ से आता है? सब ऑर्डिनेट सर्विस, स्टेट सर्विस जो है वहाँ से आते हैं। ठीक है। कानून गो एंड पटवारी, दे मेंटेन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस एंड हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो कानून गो और पटवारी जो है वो क्या करता है? रेवेन्यू रिकॉर्ड करता है कि कहाँ पे कौन सा कितना रेवेन्यू है वो रिकॉर्ड करता है, और उस रेवेन्यू यानी कि उस टैक्स के कलेक्शन में भी वो मदद करते हैं। समझ में आया? कौन मदद करते हैं? कानून गो और पटवारी। कानून गो जो है किसका इंचार्ज है? ब्लॉक का। ब्लॉक का जो हेड जो होता है वो कानून गो है, और पटवारी जो है किसका है? कौन सा हेड है? विलेज का। विलेज का यानी कि गाँव का जो विलेजेस का जो हेड है वो होता है पटवारी। समझ में आया? तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट जो है इस तरह से जो है उसके स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसी तरह से आपको ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला कि पूरे यूनियन को, पूरे कंट्री को अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, किस लिए? अच्छे से उसको संभालने के लिए, पूरे कंट्री को संभालने के लिए, पूरे कंट्री को
अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया है, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, सब डिवीज़न को तहसील्स में डिवाइड किया गया है, तहसील को ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ब्लॉक्स को विलेजेस में डिवाइड किया गया है। और हर एक लेवल पे अलग अलग इंसान को रखा गया है, अलग अलग हेड को रखा गया है, ताकि वो इंसान अपने डिवीज़न का अपने लेवल पे वो काम करे। समझ में आया? तो उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंट एंड चेंज। All these officials are engaged in the welfare of the people at the state and district level. हर एक लोग, चाहे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, चाहे सब डिविजनल ऑफिसर हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे कानूनगो हो, चाहे पटवारी हो, वो क्या करता है, वो पूरा एंगेज्ड होता है, बिजी होते हैं अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, लोगों के हित के लिए काम करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए। ठीक है, दे इनिशिएट टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप एंड कैपेबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट। वो किस लिए? इम्प्रूवमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट कमिटेड टू द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स पीपल। इंडिया जो है एक ऐसा स्टेट है जो चाहता है लोगों के वेलफेयर, लोगों का कल्याण चाहता है। ठीक है, लोगों का कल्याण हो यही चाहते हैं, वो तो हर एक कंट्री चाहते हैं, है ना। तो इंडिया जो है वो भी वही चाहता है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए काम करे, लोगों के प्रोग्रेस के लिए काम करे। ठीक है, इट्स सेंट्रल ऑब्जेक्टिव हैव ऑलवेज बीन टू राइज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट द पब्लिक, टू प्रमोट ह्यूमन डिग्निटी एंड टू ऑर्गेनाइज्ड प्लान एफर्ट्स बेस्ड ऑन द कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। जो इंडिया का जो है उसका सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, मेन जो मकसद जो है वो क्या है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको बढ़ाना, राइज करना, उसको वही है। ठीक है, लोगों को एजुकेट करना, ठीक है, लोगों की जो ह्यूमन डिग्निटी है लोगों को जो है वो देना। ठीक है, और यही जो है लोगों, वो किसके साथ, लोगों के कॉपरेशन के साथ और लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। In order to meet this requirement, the government has taken step to strengthen our economy. इस सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, क्या किया है लोगों ने, इकोनॉमी को, कंट्री के, देश के इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए काम किया गया है। ठीक है, इंडिया ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो लॉन्च किया है, कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो क्या होता है, जैसे कि 5 साल के लिए प्लान बनाएंगे हम, जैसे कि हम ये इन 5 साल के लिए, जैसे कि 1 से लेके 5 तक, 5 ईयर्स तक क्या करेंगे हम, इस 5 साल में हम ये करेंगे, सबसे पहले हम वो वाला काम करेंगे, ये करेंगे, तो प्लान बनाता है। उस तरह से जो है इंडिया जो है वो करते हैं। Some of the major objectives of economic plan are rapid economic growth, full and stable employment, and better utilization of natural resources. जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्लानिंग कमीशन का, इकोनॉमिक प्लानिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मकसद है, वो क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ करना, इकोनॉमी को जो उसको अच्छा करना, डेवलप करना, और लोगों को, अनएम्प्लॉयड को जो है उनको जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो कुदरत की जो देन है, उसको अच्छे से अच्छा उसको यूटिलाइज में लाना, यूज़ में लाना। ठीक है, वो The state have taken steps to strengthen the machinery and development at all levels, state level, district and local level. जो है यही उनका कोशिश रहा है कि हर एक लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, या चाहे लोकल लेवल पे हो, वहाँ पे डेवलपमेंट लाना। ठीक है, वो सारे किसके ज़रिए करते हैं, सेक्रेटरीज़ के ज़रिए करते हैं। दे आर इन चार्ज ऑफ, ये सेक्रेटरीज़ कौन होते हैं, सेक्रेटरीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है, एडवाइज़र होता है।
है ना। द कलेक्टर हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए किसका इम्पॉर्टेंट रोल है होता है? कलेक्टर का रोल होता है, ठीक है। His or her development duties including dispelling of ignorance को ख़त्म कर देना, eradication of superstition जो होता है उसको ख़त्म कर देना, increase of community project वो increase करना, rehabilitation of refugees जो refugees आते हैं, जो एक जगह छोड़कर हमारे दूसरे जगह आते हैं, उनके लिए ये रहने के लिए जगह, हाउस जो वो सारा प्रोवाइड करना, ठीक है। इनकरेजमेंट ऑफ अवेयरनेस अबाउट राइट एंड ड्यूटीज़, लोगों को राइट और ड्यूटीज़ के बारे में बताना, उनको अवेयर करना कि हम हक क्या होता है, उनका ड्यूटीज़ क्या होता है, वो सब। इनफैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ सच ड्यूटीज़ गिव्स द कलेक्टर, अब जब वो सारे जो ड्यूटीज़ जब कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो कलेक्टर को उससे उनको एक मौका मिलते हैं लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का, लोगों के सामने आने का, उनसे बात करने का, उनके प्रॉब्लम्स को समझने का मौका मिल जाता है। वी हैव लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़, पूरे गवर्नमेंट को छोड़कर, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड सब डिवीज़न, तहसील, ये सारा होता है ना, उसके अलावा जो है और भी होते हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स होता है, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन में होता है, जो शहर में होता है, वो कौन कौन सा होता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कमेटी, नगर पंचायत होता है शहर में जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, ठीक है। सॉरी। उसी तरह से जो रूरल एरियाज़ में, जो गांव में जो लोकल बॉडीज़ होते हैं, वो कौन सा होता है? ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, या तो ठीक है पंचायत समिति, ठीक है। और क्या होता है? ज़िला परिषद होता है, ठीक है। पूरे इस पंचायत को हम बोलेंगे पंचायती राज, ठीक है। पंचायती राज क्या है? रूरल एरियाज़ का लोकल गवर्नमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि म्यूनसिपैलिटी जो है अर्बन एरियाज़ का लोकल गवर्नमेंट होता है, वैसे ही पंचायती राज जो है रूरल एरियाज़ का लोकल गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। पंचायती राज प्रोवाइड पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। पंचायती राज जो है गांव में रहने वाले लोगों को एक मौका देते हैं कि गांव के डेवलपमेंट के लिए काम करने का मौका मिलता है। इट हेल्प पीपल टू सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। उनसे उनको मदद मिलता है कि वो अपना प्रॉब्लम जो है खुद सॉल्व करे, ना कि दूसरों की मदद से, ठीक है। क्योंकि पंचायती राज मैंने अभी बोला लोकल गवर्नमेंट होता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का जो लोग होता है, जो मेंबर्स होता है, वही लोकल होते हैं, ठीक है। गांव में अगर कोई पंचायत होगा तो उस गांव के पंचायत में काम करने वाले जो है दूसरे गांव का नहीं होगा, अपने ही गांव का होगा। तो उसी पंचायती राज से उनको मौका मिलता है, उसमें पार्टिसिपेट करके उनको मौका मिलता है कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने का उनको मौका मिलता है, ठीक है। टुडे इन इंडिया देयर आर साइन ऑफ वेलकम चेंज। अब जो है इंडिया में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं। The government has taken a number of steps for the welfare of people. गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेप्स जो है वो लिया गया है लोगों के हित के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। इट इंक्लूड्स, जैसे कि अब उसमें क्या क्या आएंगे, अलग अलग नंबर ऑफ स्टेप्स में क्या क्या आएंगे, जैसे कि जो बेसिक ज़रूरत के जो एमिनिटीज़ जो है वो देना, जैसे कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, डिस्पेंसरीज बनाना, स्कूल्स बनाना बच्चों के लिए, एडल्ट लिटरेसी यानी कि जो बड़े लोगों को जो
पढ़ाया जाता है। उनको अपना नाम लिखना सिखाते हैं, उनको काउंटिंग सिखाते हैं, ये सब सिखाते हैं ना, जिसको एडल्ट लिटरेसी बोलते हैं, वो सब देते हैं। ठीक है। इवन इन रूरल इंडिया मैनी विलेजेस हैव इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, रोड, हेल्थ सेंटर एंड स्कूल फैसिलिटीज़। बहुत सारे गाँव में, इंडिया के ज़्यादातर गाँव में क्या है अभी, वहाँ पे भी बिजली है, वहाँ पे भी पानी पीने के लिए पानी आते हैं, वहाँ पे भी रोड बने हैं अच्छे, वहाँ पे भी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी स्कूल है। बच्चों को दूर दूर स्कूल भेजना नहीं पड़ता है, उन्हीं के गाँव में ही क्या बना हुआ होता है, स्कूल बना हुआ होता है। वो सारा क्या है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, लोगों के गवर्नमेंट के स्टेप्स है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ है ना। द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल हैज़ बिन इम्प्रूविंग, जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, यानी कि जो लोगों की लाइफ जो है वो क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है, अच्छा हो रहे हैं। ठीक है। द चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं CMO, द चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं CEOR, जो है ये सारे क्या है, दूसरे ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि CMO जो है मेडिकल का हेड होता है, और चीफ एजुकेशन ऑफिसर यानी जिसको हम CEO बोलते हैं, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड होता है। और ये जो है CMO जो है वो मेडिकल डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक है। द लिटरेसी स्टैंडर्ड हैज़ बिन इम्प्रूविंग एवरी ईयर। लोग जो है पहले जो है बहुत ज़्यादा इलिटरेट होते थे, जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है, जिसको अपना साइन भी करना नहीं आता है, जिसको ABB पढ़ना नहीं आता है। अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लिटरेट हो रहे हैं। ठीक है। द परसेंटेज जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का जो परसेंटेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेरियस अडल्ट एजुकेशन। पहले जो है स्कूल जाने वाले बच्चे जो है बहुत कम होते थे। ठीक है। अभी जो है बढ़ रहे हैं। अभी ऐसा कोई बच्चा नहीं है होगा जो घर बैठा होगा। ठीक है। या हर एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है। ठीक है। बिसाइड्स द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च वेरियस एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम टू टैकल द प्रोग्राम ऑफ एडल्ट इलिटरेसी। इसको छोड़कर जो है क्या किया है गवर्नमेंट ने, एडल्ट एजुकेशन यानी कि बड़े लोगों के लिए, बुज़ुर्ग के एजुकेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है। एडल्ट लिटरेसी बोलते हैं। उसमें से कौन कौन से प्रोग्राम है, जैसे कि नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको NAEP बोलते हैं। ठीक है। एंड नेशनल लिटरेसी मिशन, जिसको NLM बोलते हैं। ठीक है। ये सारा क्या है, स्कीम है, गवर्नमेंट के प्रोग्राम हैं, किस लिए, एडल्ट इलिटरेसी के लिए, बुज़ुर्ग के तालीम के लिए हम कह सकते हैं। ठीक है। एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री इज 74.4%। 2011 के सेंसस के मुताबिक जो है, जो लिटरेसी रेट जो है इंडिया का कितना है, 74.4 है। ठीक है। जो जम्मू कश्मीर का जो लिटरेसी रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो गया हुआ है। 2001 में सिर्फ 55% था, अभी 2011 में 68% हो गया। समझ में आया। तो इतना बढ़ गया, यानी कि पढ़ा लिखा लोग जो है इतने ज़्यादा है। India has also taken steps to elevate rural poverty through the centrally funded scheme, जो है रूरल पॉवर्टी को, गरीबी को, गांव के जो गरीबी को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए अलग अलग जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो सेंटर की तरफ से फंड जो है इस तरह के स्कीम निकाला हुआ है। द सोशल वेलफेयर स्कीम आर एम एट इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ द पुअर, लोगों के, गरीब लोगों के, पुअर लोगों के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, उनके हालात को सुधारने के लिए, उनके हालात को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग स्कीम जो है वो निकाला गया है। ठीक है।
अब जो है उसमें से कौन कौन से स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है, यानी कि बच्चों को क्या दिया जाता है, स्कूल्स में खाना दिया जाता है जिसको मिड डे मील बोलते हैं, है ना। उससे क्या होता है, जो गरीब जो बच्चे जो होता है वो भी स्कूल जा पाते हैं क्योंकि उसको खाना मिलता है, ठीक है ना। फिर द रूरल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो दिया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, उसमें क्या होता है, अपना घर बनाने के लिए, ऐसा भी गरीब लोग होते हैं जो जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ फंड उसको देते हैं, कुछ पैसा उसको देते हैं ताकि वो अपने लिए कुछ छोटा सा 1-2 कमरे का जो है घर बना सके। उस तरह से ओल्ड एज पेंशन स्कीम होता है, जो ओल्ड जो हो जाता है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको क्या मिलता है, कुछ पेंशन मिलता है, ये सारे, ठीक है। अदर स्कीम इंक्लूड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, एजुकेशन गारंटी स्कीम है, अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स है एलिमेंट्री लेवल पे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान जो है, इस तरह से कुछ ऐसे स्कीम्स निकाले गए हैं ताकि उसमें कुछ में होता है बच्चों को स्कॉलरशिप देना, स्पॉन्सर देना, ताकि वो अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। एट प्रेजेंट आवर कंट्री इज़ अंडर गोइंग अ स्पेक्टिकुलर चेंज। अभी क्या हो रहा है, कंट्री जो है, देश जो है क्या कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं। The modern age with a satellite and information technology has greatly influenced the quality of human life. जो मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण, ठीक है, उसमें बदलाव के कारण, उसमें डेवलपमेंट के कारण जो है लोगों की लाइफ जो है वो चेंज हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। The convergence of computer communication has brought about economic opportunities as well as changes. जो कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर्स जो है उसकी वजह से चेंज आ रहा है। कंप्यूटर हैज़ मेड रोड इनटू रूरल लैंड्स, ठीक है, एंड computer assisted education has its impact upon the children in the state. जो कंप्यूटर की वजह से जो है बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हैज़ ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। उस सब के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप लोग घर पे हो, अभी मैं आपको ये क्लास दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो ये मेरी जो पढ़ाई जो है, जो मेरी क्लास जो है वो आप तक पहुँच रहे हैं, वहीं किसकी वजह से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से, सैटेलाइट्स की वजह से, है ना, इसी की वजह से तो डेवलपमेंट आ रहे हैं। नहीं तो अगर इस तरह से नहीं पहुंचते तो ये जो पढ़ाई जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाते, है ना। यही तो चेंजेस है कि नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप समझ सकते हो, उसको आप देख सकते हो, उसको आप सुन सकते हो, यही तो चेंजेस है, यही तो बदलाव है, यही तो डेवलपमेंट है। और कुछ ऐसा भी ज़माना था जहाँ जब स्कूल होता ही नहीं था, और उसके बाद जो है कुछ स्कूल्स आए, ठीक है, मगर अब ऐसा ज़माना आ गया हुआ है कि स्कूल्स हो रहे हैं, है ना, मोबाइल के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हो रहे हैं। ये सारे क्या है, चेंजेस है, डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है, जो चेंजेस लाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में जो है ये क्लास जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।